नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह भाग 1 के काव्य खंड से पाठ 7 गज़ल का पाठन करेंगे। कवि दुष्यंत कुमार जी द्वारा इसकी रचना की गई है। कवि दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 में उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया तथा यहीं से इनके साहित्यिक जीवन का आरंभ हुआ। वे वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। दुष्यंत कुमार जी ने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्प आयु में ही इनका निधन 1975 में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत, गीति नाट्य एक कंठ विस्व पाई, उपन्यास छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत दुष्यंत कुमार की साहित्यिक उपलब्धियां अद्भुत हैं। इन्होंने हिंदी में गज़ल विधा को प्रतिष्ठित किया। इन्होंने हिंदी में गज़ल के ऐसे प्रतिमान जड़े जिसके कारण जमावड़ों में लोकोक्तियों की दोहराए जाने की स्थितियों को हम इनकी काव्य रचना के अंतर्गत देख सकते हैं। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है। पाठ्य पुस्तक में दी गई गज़ल दुष्यंत कुमार के गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। प्रस्तुत गज़ल में कवि ने समाज की दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। समाज की दुर्व्यवस्था को देखकर कवि चिंतित है, क्योंकि जिन लोगों पर जन कल्याण का दायित्व है वही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राजनीतिक व्यवस्था के कुशासन के कारण जन सामान्य को कष्ट पहुंचता है। कवि ने उन लोगों पर भी अपनी गज़ल के माध्यम से कटाक्ष किया है जो संघर्ष करने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कवि को लगता है कि जनता में जागृति लाने हेतु इस तरह की रचनाएं लिखना आवश्यक है। बच्चों, गज़ल पढ़ने से पूर्व हम जानते हैं कि गज़ल क्या है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर छंद अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। गज़ल को किसी क्रम व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। गज़ल में तुकबंदी का होना अनिवार्य है। तो चलते हैं सबसे पहले गज़ल की तरफ। कवि लिखते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तय अर्थात निश्चित, चिरागा चिराग दीपक के लिए बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मयस्सर का अर्थ है उपलब्ध। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि स्वतंत्र भारत के लिए सभी ने एक सपना देखा था कि अब यहाँ के प्रत्येक घर में रोशनी होगी, अर्थात घर घर में खुशियाँ आएंगी। किंतु स्थिति इसके ठीक विपरीत निकली। प्रत्येक घर की बात तो दूर, यहाँ पूरे शहर के लिए व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक व्यवस्था अत्यंत निराशाजनक स्थिति में है, जहाँ लोगों को खुशी प्राप्त करने के लिए कोई अवसर प्राप्त नहीं है। इसी क्रम में दूसरी गज़ल है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। दरख्त अर्थात पेड़, वृक्ष, साए अर्थात छाव, छाया। कवि दुष्यंत कुमार ने यहाँ पर शासन व्यवस्था के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जिस प्रकार वृक्षों के नीचे भी छांव नहीं मिलती, अर्थात जिस व्यवस्था में जिन लोगों के आश्रय में
लोगों को सुख शांति नहीं मिलती और उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती, वहाँ रहना व्यर्थ है। जब चारों ओर अव्यवस्था हो, भ्रष्टाचार का वातावरण व्याप्त हो, ऐसी स्थिति में यह मन करता है कि इस व्यवस्था से कहीं दूर चले जाना चाहिए। इस प्रकार इन दोनों ही गज़लों के अंतर्गत उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है। चिराग पहली गज़ल के अंतर्गत व दरख्त दूसरी गज़ल के अंतर्गत आशा व दुव्यवस्था के प्रतीक हैं। लक्षणा शक्ति का निर्वाह किया गया है। यहाँ पर कवि ने निराशा व पलायनवादी प्रवृत्ति को दर्शाया है। आगे कवि लिखते हैं कि न हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। मुनासिब अर्थात योग्य, सही, अनुकूल। कवि यहाँ कहना चाहता है कि भारत के लोग कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते। वास्तव में वह व्यंग करता है कि यहाँ के लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव ही अनुकूल हैं। कुशासन की सत्ता के जिम्मेदार ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने अपनी यथावत स्थिति को स्वीकार कर लिया है। वे इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना ही नहीं चाहते। इसी क्रम में कवि आगे लिखता है, खुदा सही न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आम आदमी के जीवन जीने के सहारे अलग अलग हैं। ईश्वर है, यह लोगों की आस्था का विषय है और बुरे दौर में हर एक स्थिति से निपटने के लिए उन्हें यह भ्रम, यह सपना है कि संसार में सुनहरे दृश्य भर जाएंगे जब वे कभी ईश्वर की कल्पना सपने मात्र में कर लेंगे। इस प्रकार कवि ने अपनी प्रस्तुत इन दोनों ही पंक्तियों में यह स्पष्ट किया है कि भारत के लोग यथार्थ से मुंह मोड़ना चाहते हैं। ये इतने कल्पनाशील हैं कि ये जीवन को वर्तमान स्थिति में संघर्ष करने का नाम नहीं देना चाहते, बल्कि वे इतने उदासीन हैं स्थितियों से कि वे उससे परे हटकर अपनी कल्पना के संसार में ही जीवन जीना चाहते हैं। यहाँ पर कवि ने आज़ादी के बाद नेताओं का जनता पर जो आश्वासन है और उपलब्ध हो रही सुख सुविधाओं के अभाव की स्थिति को दर्शाते हुए ये कविताएं, ये गज़लें लिखी हैं। और यहाँ पर एक भारतीयों में विरोध भाव का ना होना और खुदा को कल्पना मानना, ऐसी स्थिति का बड़ा ही अप्रत्यक्ष सा कल्पनाशीलता को व्यक्त किया है। पाँवों से पेट को ढक लेना कवि की एक नवीन कल्पनाशीलता को दर्शाता है। सफ़र जीवन यात्रा का पर्याय है। इसी प्रकार इन पंक्तियों में भी उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कवि आगे लिखता है, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मुतमईन अर्थात विश्वस्त, आश्वस्त, बेकरार अर्थात बेचैन, असर अर्थात प्रभाव। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि समाज का शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग पूरी तरह से विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं। उनमें कोई दया, सहानुभूति, संवेदना नहीं है कि वे समाज की स्थिति के प्रति कोई सुधार लाने की ओर अपनी नज़र घुमाएंगे। परंतु कवि का विश्वास है कि आवाज़ में असर हो तो सत्ताधारी पत्थर दिल भी पिघल जाएंगे। अतः कवि पीड़ितों की आवाज़ में असर डालने की कोशिश कर रहा है अपनी गज़लों के माध्यम से। इस प्रकार कवि पत्थर पिघल नहीं सकता है में स्वेच्छाचारी शासकों की ताकत को परिदृश्य कर रहा है। वहीं सामाजिक क्रांति लाने के लिए कवि बेताब है। पत्थर पिघल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और उर्दू शब्दावली युक्त खड़ी बोली है।
आगे कवि लिखता है, तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। निज़ाम अर्थात शासन, ज़ुबान अर्थात आवाज़, शायर कवि के लिए प्रयोग किया है। एहतियात का अर्थ है सावधानी, बहर अर्थात गज़ल का कोई शेर, छंद। कवि ने यहाँ पर सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था के बारे में यह स्पष्ट किया है कि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित है जब तक समाज का प्रबुद्ध वर्ग, चिंतन करने वाले लोग, विचारक, कवि आदि चुप हैं। यदि वे लोग व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाने लग गए तो स्थितियाँ बहुत ही बदल जाएंगी और इस चीज़ के लिए शासक वर्ग को सावधान रहना है। इसलिए कवि कहता है कि निज़ाम तुम्हारा शासन है, तुम चाहो तो हमारी ज़बान को सिल सकते हो, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग ही है जो समाज में उचित बदलाव लाने के लिए, स्थिति को बदलने के लिए जब अपनी आवाज़ उठाएगा तो सत्ता में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा और सत्ताधारियों को इसके लिए सावधान रहना आवश्यक है। सत्ताधारियों को आवश्यक है इस प्रकार के छंद, इस प्रकार की शेर के लिए एक एहतियात, ऐसे कवियों की, ऐसे शेर का, ऐसे गज़लों का सृजन करने वाले कवियों के प्रति उन्हें सजग रहना चाहिए कि कभी भी स्थितियों को इस प्रकार से वे समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आखिरी में कवि लिखते हैं, इस पाठ्य पुस्तक की जो आखिरी छंद है, आखिरी जो इसका गज़ल है, कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर अर्थात एक प्रकार का फूलदार पेड़ होता है, गैर अर्थात अन्य, विरोधी, गलियों यानी रास्तों। कवि ने लिखा है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अर्थात हमारा यही धर्म एवं कर्तव्य है कि हम अपने देश व मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए स्वतंत्रता पूर्वक जिएं, और मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अगर हमें कहीं और भी मरना पड़े तब भी हमारा जो सिर है, हमारी जो स्थिति है, हमारा जो सोच की दशा है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने देश हित व मानवीय मूल्यों की भावना को सर्वोपरि रखते हुए ही होनी चाहिए। इस प्रकार कवि ने अपनी इन सभी कविताओं के माध्यम से आम व्यक्ति की स्थिति पर और समाज की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, और समाज में एक बदलाव लाने के लिए कवि ने सामाजिक मूल्यों में क्रांति उपस्थित करने के लिए इस प्रकार से अपने इन गज़लों का एक संग्रह किया है। सामाजिक क्रांति के लिए कवि बेताब है, साथ ही वह मानवीय मूल्यों का संस्थापक एवं रक्षक भी है। कविता में उर्दू शब्दावलियों युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है और प्रतीकात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।